दोस्तों, लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं और उसके नतीजे भी आ चुके हैं। और इस बार के नतीजों में जनता जनार्दन मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया ने यह बता दिया है कि हां, संवैधानिक रूप से जनता को जो ताकत दी गई है उस ताकत से क्या हो सकता है। इस बार के चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसमें जो जीती हुई पार्टी है उसके लोग हंस नहीं पा रहे हैं और जो हारी हुई पार्टी के लोग हैं वो हंसते हुए और सेलिब्रेशन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये ताकत जनता की ही तो ताकत है। जी हां, या फिर अगर इन चुनाव को मिस कैलकुलेटिंग इलेक्शन बोला जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों की गणित धरी की धरी रह गई। एग्जिट पोल अपनी जगह पर पूरे तरीके से गलत हो गए और आखिर में यह पता लगा कि हां, जनता ने लोगों को किस तरीके से चुना है कि हां, इस बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ना ठीक से हंस पा रही हैं और ना ठीक से रो पा रही हैं। जो शायद इस बार सरकार बनाएंगे उनके चेहरों पर भी आपको हंसी नहीं दिखाई देगी। खैर, मुद्दे पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के आधार पर इस बार पूरे तरीके से बहुमत में नहीं है। मतलब एनडीए जो कि एक अपने आप में ग्रुप है बीजेपी का, वो अलायंस करके मेजॉरिटी में आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी अपने दम पर फुल बहुमत नहीं ला पाई है। अब ऐसे में दो लोग किंग मेकर बनके उभरे हुए हैं। ये दोनों किंग मेकर कौन है? एक तो है नीतीश कुमार और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। अब इन दोनों के जो लोकसभा सांसद होंगे वो जिनकी तरफ सपोर्ट करेंगे उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। अब ऐसे में अगर बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बहुमत नहीं मिलता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। दिल्ली में लगातार 3 दिन से मीटिंग चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत यह है बीजेपी के सामने कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपने अपने राज्यों मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेट कैटेगरी का दर्जा मांग लिया है। मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता क्या है ये आप इस वीडियो में जानोगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का अगर दर्जा दिया जाता है तो उस राज्य को क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का कोई भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यह कहां से जन्मा? 1969 में जब 5वां फाइनेंस कमीशन चल रहा था, मतलब 5वां वित्त आयोग चल रहा था, उस टाइम पर देश में यह देखा गया सरकार के द्वारा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं या कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि काफी पिछड़े हुए हैं। अब उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लाए जाएं। मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, हमारे संविधान में आर्टिकल 371 यह बताता है कि कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। ये स्पेशल प्रोविजन से हट के चीज है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट बुलाया रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 371 के अंदर गोवा को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है और गुजरात के कच्छ वाले रीजन को भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। लेकिन यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब है कि पूरे राज्य को ही स्पेशली ट्रीट किया जाएगा। यह सेम उसी तरीके से है जैसे कि मान लीजिए माता पिता के 2 बच्चे हैं, अब उसमें से अगर एक बच्चा कमजोर होता है तो उस पर माता पिता ज्यादा ध्यान देते हैं। तो सेम उसी आधार पर जो 5वां फाइनेंस कमीशन था ये 1969 में इस प्रावधान को लेकर आया और उस टाइम पर भारत के कुछ ऐसे राज्य थे जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया, जैसे कि आसाम को दिया गया, जम्मू कश्मीर को दिया गया और नागालैंड। इन 3 राज्यों को सबसे पहले इस स्पेशल कैटेगरी में लाया गया था। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर कैसे आएगा? तो उसके लिए 5 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए उस राज्य के अंदर। इसको गडगिल लॉ भी बोला जाता है। पहली कंडीशन है उस राज्य के अंदर हिली और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए। मतलब कहने का यह कि पहाड़ या फिर घाटियां होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जहां पर पहाड़ या घाटियां होती हैं वहां पर लोगों का जीवन आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से यह पहली कंडीशन वहां पर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसी तरीके से या फिर दूसरी कंडीशन है कि यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो। मतलब जो जनजातियां हैं, जाहिर सी बात है जो जनजातियां होती हैं वो पिछड़ी हुई होती हैं, तो उनकी आबादी भी अगर ज्यादा है तो भी चलेगा। तीसरी कंडीशन है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर। मतलब ये ऐसे राज्य हों जिनकी सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे किन्हीं देशों से लग रही हो और ऐसे में समस्याएं बढ़ जाती हैं यहां पे रहने वाले लोगों के लिए। तो तीसरी के बाद चौथी कंडीशन यह होनी चाहिए कि इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए। मतलब इन राज्य के अंदर जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो अगर बेहतर नहीं है और वो काफी पिछड़े हुए हैं तो भी वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं।
और आखिरी कंडीशन यह है कि वहां की जो राज्य सरकार होगी उसका भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा ना हो। तो अगर ये 5 कंडीशन किसी भी राज्य के अंदर हो जाती हैं फॉलो, तो उसको स्पेशल स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत लाया जा सकता है। आगे समझते हैं। यहां पर आपको मानचित्र में मैं आपको समझा दूं, इस टाइम पर भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं इन सभी को स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा सिक्किम को भी स्पेशल स्टेट कैटेगरी में रखा गया है। आप देख सकते हो इन सभी राज्यों की सीमा रेखाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लग रही हैं किसी ना किसी देश से। इसके अलावा ये सभी राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब लोगों का जो जीवन है वो यहां पर आसान नहीं है। और इसके अलावा ये पिछड़े हुए राज्य भी हैं क्योंकि यहां पर जनजातियां भी निवास करती हैं बड़े पैमाने पर। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों को हटा दें तो इसके बाद भारत में 3 ही ऐसी जगह हैं जिनको स्पेशल स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। कौन कौन सी? एक तो जम्मू कश्मीर, आप देख सकते हो ये भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पिछड़ा हुआ हिस्सा है, साथ में यहां पर वैली एरिया है, माउंटेन रेंजेस हैं। दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश और तीसरा हो गया उत्तराखंड। साथ में इन सभी की सीमा रेखाएं भी दूसरे देशों से लग रही हैं। अब ऐसे में एक चीज आपको और जानने की जरूरत है कि इस टाइम पर कंडीशन क्या है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंतर्गत रखा गया है। ये कौन कौन से हैं? आसाम आता है इसमें, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और साथ में जो तेलंगाना है। तेलंगाना जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना तो उस टाइम पर इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंतर्गत रखा गया था। अभी आ जाते हैं हम लोग आखिरी मुद्दे पर, वो ये है कि अगर किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलता है तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार इसकी मांग क्यों कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेट की कैटेगरी मिलेगी, और अगर मिलती है बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट कैटेगरी तो आपको भी क्या क्या फायदा होगा वो आपको यहां पर समझ आएगा। पहली चीज तो ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई केंद्र सरकार कोई योजना निकालती है, अगर वो योजना निकालेगी तो भारत के सारे राज्यों में लागू होगी। कोई नॉर्मल अगर स्टेट है तो वहां पर उस योजना के लिए 60 से 75% तक केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है और बाकी पैसा राज्य सरकार अपनी तरफ से लगाती है। लेकिन अगर किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला हुआ है तो इस केस में उस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 90% पेमेंट अपनी तरफ से दी जाएगी और केवल 10% राज्य सरकार को वहन करना होगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अप सेंड मनी इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट लैप्स एंड कैरीड फॉरवर्ड। इसका मतलब यह है, समझ लीजिए आप ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी राज्य को 100 रुपए इस बार बजट के रूप में दिए गए, ठीक है, कि आपको पूरा साल इन 100 रुपए में निकालना है। अब मान लीजिए कि उस राज्य ने 90 रुपए में अपना खर्चा चला लिया, तो ये जो 10 रुपए होते हैं ये वापस से ये लैप्स हो जाते हैं और जो अगला बजट बनेगा वो 0 से बनेगा। मतलब मान लीजिए कि अगली बार जो बजट बनेगा तो फिर से 100 रुपए या 120 रुपए अलग से एलोकेट किए जाएंगे। ये जो 10 रुपए होंगे ये वापस से कंसोलिडेटेड अकाउंट में चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा प्राप्त है तो उस केस में ये जो 10 रुपया बचा हुआ है ये अगले बजट में ऐड हो जाएगा। अगले बजट में मान लीजिए कि अगर 120 रुपए एलोकेट किए गए हैं तो ये बचा हुआ 10 रुपया भी यहां पर लग जाएगा, ये टोटल 130 हो जाएगा। ये फायदा दूसरा होता है बजट के फॉर्म में स्पेशल कैटेगरी स्टेट को। तीसरा फायदा क्या है? Significant concessions are provided to these states in excise, custom duty, income tax and corporate tax। कोई ऐसा राज्य जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिला है, इन राज्यों के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, कस्टम ड्यूटीज में, एक्साइज ड्यूटीज में, इन सभी में छूट मिलती है। मतलब अगर कल को बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलता है तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। 30% ऑफ द सेंट्रल ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट। केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट बनाया जाता है उसके पूरे ग्रॉस बजट का 30% स्पेशल कैटेगरी स्टेट को एलोकेट किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है जिससे इन राज्यों में ज्यादा पैसा पहुंचता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी बेहतर होता है। What are the concern regarding स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? अब यहां पर समझ लेते हैं कंसर्न्स क्या है। ठीक है, इट कॉजेज इंक्रीज्ड बर्डन एंड सेंट्रल फाइनेंसेस। अब इस केस में क्या होता है कि कई बार बजट को इंक्रीज करना होता है और जिसकी वजह से प्रेशर और ज्यादा आता है सरकारों के ऊपर। मांग आज की नहीं है, यह डिमांड पहले से चली आ रही है।
2014 से भी पहले से उड़ीसा, बिहार सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार, ये तीनों राज्य सरकारें स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मांग रही हैं, लेकिन तब इनकी नहीं सुनी गई थी क्योंकि तब दांवपेच भी सीटों के नहीं फंसे थे। लेकिन इस बार केंद्र सरकार को अपनी सरकार सुचारू रूप से चलाने के लिए हो सकता है बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की यह मांग पूरी करनी पड़े और इसके तहत आंध्र प्रदेश और बिहार के लोगों का भला बड़े स्तर पर हो सकता है। जो 14वां फाइनेंस कमीशन था उसको यह सुझाव दिया गया था कि अभी तक जो 30% केंद्र सरकार की तरफ से जो 30% टोटल बजट का स्पेशल कैटेगरी स्टेट को दिया जाता है, इसको बढ़ाकर 42% कर दिया जाए, ऐसा कहा गया था। लेकिन 15वें फाइनेंस कमीशन ने इसको बढ़ाया और बढ़ाकर 41% कर दिया है। मतलब आज की डेट में जो पहले केंद्र सरकार का ग्रॉस बजट का 30% स्पेशल स्टेट कैटेगरी स्टेट को जाता था, वो अब बढ़ाकर 41% तक कर दिया गया है और इस टाइम पर 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो यहां से आपको पता तो ये लग गया कि अगर कल को बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलता है तो क्या क्या फायदे होंगे। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा और उन लोगों को जरूर शेयर करिए जिनको इसके बारे में नहीं पता है या फिर पता होना चाहिए। अगर आप 2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या किसी भी राज्य के पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में आपको पता है जीएस बहुत ही स्कोरिंग है। जीएस के साथ समस्या यह है कि आपको पता ही नहीं होता है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। आप मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हो। इस बैच में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है वो सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। इस बैच में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर भी आपको दिया हुआ है। नॉर्मली आपको जीएस जहां पर भी पढ़ाई जाती है वहां पर आपके जो बैचेस हैं वो 8 से 10 महीने तक चलते हैं, तब तक आपका पेपर आ जाता है। यहां पर आप एक बार में ही मेरा बैच परचेस कर सकते हो। दूसरी चीज, वहां पर कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आपको नहीं कराए जाते हैं, कंप्यूटर कवर नहीं होता। इस बैच में यह भी कवर है। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। पहले थ्योरी कवर है पूरी, फिर पीवाईक्यूज कवर है पूरे और साथ में वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी मैंने दिया हुआ है ताकि आप हर एक टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर सके अलग से। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरे सब्जेक्ट वाइज भी बैचेस अवेल कर सकते हैं। जैसे कि इस बार अगर आप सीपीओ देने जा रहे हैं, सीएचएसएल देने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने डुओ बैच भी लॉन्च किया हुआ है जहां पर आपको जीएस के साथ साथ पूरा रीजनिंग भी मिल जाता है, या फिर सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, सिर्फ साइंस, इस तरीके के बैचेस भी आप अवेल कर सकते हैं। मेरा जो फाउंडेशन कंप्लीट बैच है ये उसका थंबनेल है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 30% ऑफ चल रहा है और एग्जाम इंजन ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप स्टैटिक जीके की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये मेरी स्टैटिक जीके की किताब है। आप इसको भी अमेजॉन से आज ही ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक टेबुलर फॉर्मेट में मैंने कवर किए हैं और साथ में 2100 स्टैटिक जीके के बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए हैं। इन किताबों के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।